तो मोमेंटम होता क्या है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट, कि अगर हमने ये पता लगाना हो कि किसी ऑब्जेक्ट में मोशन कितना है तो उसका मोमेंटम कैलकुलेट करना पड़ जाता है। सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है, तो आपको ऑब्जेक्ट्स की स्पीड के साथ कंपेयर करके बताना पड़ेगा कि जिसकी स्पीड कम है वो स्लो है और जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो फास्ट है। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछता है कि किस ऑब्जेक्ट के पास मोशन ज़्यादा है, तो आपको ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम हर एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कैलकुलेट करना पड़ेगा। जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज़्यादा होगा उसमें मोशन ज़्यादा होगा और जिसका मोमेंटम कम होगा उसमें मोशन कम होगा। अब चलते हैं कि मोमेंटम को कैलकुलेट कैसे किया जाए। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मोमेंटम। मोमेंटम इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये इसकी डेफिनेशन भी बन जाती है, मैथमेटिकल डेफिनेशन जिसको बोलते हैं। बिल्कुल हम लिख सकते हैं, अगर कोई पूछे व्हाट इज मोमेंटम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, अब चलते हैं यूनिट ऑफ मोमेंटम पे। अब देखिए, जो यूनिट बनती है मैंने आपको बताया था वो फॉर्मूले से ही बनती है। अब क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, देयरफॉर यूनिट ऑफ मोमेंटम कैसे बनेगी? मास की यूनिट को वेलोसिटी की यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसकी यूनिट बन जाएगी। तो साइंस में जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होती है एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम कैसे बनेगी? जब हम मास की एसआई यूनिट को वेलोसिटी की एसआई यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां से जो यूनिट बनेगी दैट विल बी कॉल्ड द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। नाउ क्योंकि मास की एसआई यूनिट है किलोग्राम और वेलोसिटी की एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड, इसलिए मोमेंटम की जो एसआई यूनिट बनती है वो बनती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और लास्ट जो हमें ये बताना याद रखना पड़ता है कि मोमेंटम किस प्रकार की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। सो आंसर इज मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब मोमेंटम जो होता है उसमें डायरेक्शन भी होती है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जो सर इजैक न्यूटन थे उन्होंने मूविंग ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व किया और जो कुछ उन्होंने उसमें ऑब्जर्व किया वो उन्होंने लिख दिया, लिख के रखा, और जो उन्होंने लिखा हुआ था दैट बिकम्स द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लॉ जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है? आंसर है द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अब देखते हैं कि ये लॉ क्या बोलता है। ये बोलते हैं ओनली अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, आप इसकी डेफिनेशन बुक से भी ले सकते हो। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि an object cannot change its state of rest or of uniform motion unless it is acted upon by the unbalanced forces। शायद बुक में डेफिनेशन दी होगी। ओके, अब हम इसको समझ लेते हैं क्योंकि इसमें दो बातें हैं। बोलता अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैन चेंज नंबर 1 स्टेट ऑफ रेस्ट और नंबर 2 स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। हम इन दोनों बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहला, ओनली अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो भाई आपने उसको चलाना है तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगानी पड़ेंगी। अगर बैलेंस्ड फोर्सेस लगाओगे वो ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा। ओके, अब दूसरी बात उन्होंने कही थी कि ओनली अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैन चेंज द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इस बात को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से समझना है कि यूनिफॉर्म मोशन को स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने का मतलब क्या है। इसका पहला मतलब है टू चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी हैव टू अप्लाई अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑन इट।
देखिए यूनिफॉर्म मोशन कौन होता है, जिसमें स्पीड भी सेम होती है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम रहती है, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। हर पॉइंट पे, जिस रास्ते पे ऑब्जेक्ट चला है उस रास्ते के हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम रहती है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कभी नहीं बदलती। दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो जब हमने यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करना है तो यहां से दो बातें आती हैं। पहला, स्पीड को चेंज करना। बोलता अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करना है, चेंज करना मतलब इंक्रीज करना या डिक्रीज करना है, तो आपको अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगानी पड़ेगी। बैलेंस्ड फोर्सेस लगाओगे तो उसकी ना स्पीड इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। और दूसरा इसका मतलब है कि अगर आपने जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना है तो भी आपको अनबैलेंस्ड फोर्सेस ही लगानी पड़ेगी। अगर बैलेंस्ड फोर्सेस लगाओगे तो काम नहीं होगा। तो यह मतलब हुआ न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अब चलते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यह वो लॉ है जिस लॉ में सबसे पहली बार फोर्स को कैलकुलेट करना सिखाया गया कि फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। उन्होंने बोला कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है भाई। न्यूटन ने यह ऑब्जर्व किया और उन्होंने यह भी ऑब्जर्व किया कि जितनी ज्यादा आप फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा मोमेंटम में चेंज आएगी। अगर आप कम फोर्स लगाते हो तो मोमेंटम में चेंज कम आती है, अगर फोर्स ज्यादा लगाते हो तो मोमेंटम में चेंज ज्यादा आती है। द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू कि अगर आप चाहते हो कि किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज ज्यादा आ जाए तो आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। अब उन्होंने इस बात को कैसे बोला, फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये जो इंग्लिश में मैंने स्टेटमेंट बोल दी, इसको मैथमेटिक्स में ऐसे लिखा जाता है। फोर्स आगे ये निशान, ये जो निशान है ये प्रोपोर्शनलिटी का है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये बन गया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कैसे लिखा जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को लिखा जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टोटल टाइम फॉर चेंज इन मोमेंटम। तो जो पहली स्टेटमेंट थी दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, अब वो बन गई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टोटल चेंज इन टाइम। ओके, नाउ अब क्या है, अब देखिए सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, उसके ऊपर F फोर्स अप्लाई की गई, F यूनिट फोर्स अप्लाई की t टाइम के लिए, और हुआ क्या, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। पहले वेलोसिटी थी u और फोर्स लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी बन गई v। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले हम फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। कैसे किया जाता है, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी। अब क्योंकि फाइनल वेलोसिटी यहां मतलब है फोर्स लगाने के बाद कितनी वेलोसिटी हुई, इनिशियल वेलोसिटी मतलब फोर्स लगाने से पहले कितनी वेलोसिटी थी। तो अब हुआ क्या है, ऑब्जेक्ट की जो पहले वेलोसिटी, फोर्स लगाने से पहले वेलोसिटी थी u और फिर फोर्स लगाने के बाद वेलोसिटी बन गई v। तो फाइनल मोमेंटम बन गया मास मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी दैट इज m इंटू v, और इनिशियल मोमेंटम बन गया मास मल्टीप्लाई बाय इनिशियल मोमेंटम दैट इज m इंटू u। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो दो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू m इंटू वी, इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू m इंटू यू, और टोटल टाइम कितना लगा दैट इज t, वो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा नया फॉर्मूला ये बन जाएगा f इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस m इंटू यू ओवर t। अब हमने करना क्या है, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में m जो है वो कॉमन निकाल देंगे और हमारा फार्मूला, नेक्स्ट जो फार्मूला बन जाएगा वो ऐसा बन जाएगा, f इज प्रोपोर्शनल टू m ब्रैकेट स्टार्ट v माइनस यू ओवर t। अब है क्या, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो वो बोलती है कि v माइनस यू ओवर t जो है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है।
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन फॉर चेंज इन वेलोसिटी, वो तो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले में v माइनस यू ओवर टी की जगह पे a पुट कर देंगे और हमारे पास नया फॉर्मूला बन जाएगा f इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। अब अगला काम क्या है, अगला काम है इस फॉर्मूले में ये जो प्रोपोर्शनलिटी का निशान है इसको हटाना है और इक्वल टू लगाना है। तो उसको लगाने का तरीका ये है कि हमने प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे इक्वल लगा दिया और साथ में एक कांस्टेंट लगा दिया k। अब इस कांस्टेंट के बारे में बताना पड़ता है कि ये कांस्टेंट है क्या। नाउ दिस, क्योंकि ये कांस्टेंट लगाया है प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इजैक न्यूटन ने ही यहाँ के, ये जो के है, जब उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए तो वहां से उन्होंने ये कैलकुलेट कर दिया कि जो के की वैल्यू है वो हमेशा ही 1 आती है। तो जब हम के की जगह पे हम वैल्यू 1 पुट करेंगे, सो दिस बिकम्स द फाइनल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फोर्स exerted on an object। कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, उसका हमें मास पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो हम फोर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम जो है उसका पता हो तो भी हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें उन्होंने ये कैलकुलेट करना सिखाया कि फोर्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं तो उस फोर्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। और फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बोलता क्या है, ये बोलता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। समझना पड़ेगा। चलिए, कि जब एक ऑब्जेक्ट, ये बोलते हैं कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ना वो पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है। कितनी? जितनी पहले वाले ने लगाई थी उतनी ही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। बोलता है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट नंबर 1 ने फोर्स लगाई है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। यह है इस बात का मतलब। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जब हम दीवार को हिट करते हैं, देखिए हमने दीवार के ऊपर मुक्का मारा, फर्स्ट पर्सन बने हम, क्योंकि सबसे पहले काम हमने किया। जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो बन गई दीवार। तो न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि अगर आप दीवार के ऊपर मुक्का मारोगे तो दीवार आपके ऊपर भी फोर्स लगाएगी। कितनी फोर्स लगाएगी? बोलता जितनी फोर्स आप लगाओगे उतनी फोर्स लगाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। इसी वजह से जब हम दीवार के ऊपर मुक्का मारते हैं तो हमारे हाथ को चोट लगती है। क्यों? क्योंकि दीवार ने हमारा जो हाथ है उसके ऊपर उतनी ही फोर्स लगा दी जितनी हमने लगाई है। जितनी जोर से हम मुक्का मारेंगे उतनी जोर से हमें भी लगती है। राइट? अब देख लेते हैं कि एक्शन और रिएक्शन क्या है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जो काम सबसे पहले हुआ, जो फोर्स सबसे पहले लगी, दैट इज कॉल्ड द एक्शन, और जो फोर्स बाद में लगी दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन। सो दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। So this is all about the Newton's laws of motion। सिर्फ 3 laws हैं। Newton's first law of motion, that is called law of inertia। Newton's second law of motion, that is used to calculate the force exerted on an object, and last one is the Newton's third law of motion, which states that action and reaction are equal in magnitude but opposite in direction। So in this video we learnt about the momentum and Newton's 3 laws of motion। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्पफुल ज़रूर होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो, देन यू आर मोस्ट वेलकम। मैंने ये अपना फ़ोन नंबर दिया 9023 445333।